हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे आपके साथ इतिहास के तीसरे अध्याय हिंद चीन में राष्ट्रवाद के प्रश्नों को। हमने 3 प्रश्न का डिस्कशन कर लिया था। आज हम चौथे प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। 100% आपका फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अंत में अगर आपको लगे कि यह वीडियो हेल्पफुल है तो इनको लाइक कीजिएगा और आप शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था। ठीक है, कौन सा समझौता? जेनेवा समझौता। तो आप क्या बोलोगे? जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में। कब? 1954 ईस्वी में हिंद चीन समस्या पर वार्ता के लिए बुलाया गया था। ठीक है, जेनेवा समझौता ने ही पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। कौन सब? तो आप क्या बोलोगे? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या बोलोगे? जेनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हिंद चीन की समस्या के लिए या समस्या के समाधान ढूंढने के लिए बुलाया गया एक सम्मेलन था। इसी सम्मेलन के बाद जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया। पहला हिस्सा उत्तरी वियतनाम कहलाया और दूसरा हिस्सा दक्षिणी वियतनाम कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, होवा होवा आंदोलन की चर्चा करें। यह प्रश्न ये भी बनता है कि होवा होवा आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था। तो आप क्या बोलोगे? होवा होवा आंदोलन एक बौद्धिक, धार्मिक, क्रांतिकारी आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? होवा होवा आंदोलन एक बौद्धिक था, धार्मिक, क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। और जिसके नेता कौन थे? याद रखना है, हुन फू सो। ठीक है, हुन फू सो याद रखना। ये होवा होवा आंदोलन के नेता थे। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल था। मतलब हुआ हुआ आंदोलन के जो भी क्रांतिकारी थे वो इतना ज़्यादा इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, वो लोग एक समय आकर खुद का प्राण त्यागने को भी हमेशा तैयार रहते थे। उसी को क्या कहते हैं हम? आत्मदाह कहते हैं। क्या आपको समझ में आया? हुआ आंदोलन एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था, जिसके नेता हुन फूसो थे और क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी जन्म देते थे, जिसमें आत्मदाह करने के लिए भी वो लोग हमेशा तैयार रहते थे। ठीक है, एक और प्रश्न को हम देखते हैं आज के वीडियो में। हमारा अगला प्रश्न है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। यानी हिंद चीन क्षेत्र में फ्रांस का प्रसार कैसे हुआ, हमें उनके बारे में देखना है। तो इनका की पॉइंट हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तो हिंद चीन में स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी का आगमन हुआ। इन कंपनियों में फ्रांसीसियों को छोड़कर किसी ने इन भूभागों पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने का प्रयास नहीं किया। इसका बड़ा कारण क्या था? क्योंकि उस समय तक ये सभी के सभी स्पेन, डच, इंग्लैंड, फ्रांसीसी, ये सभी और ब्रिटेन, इंग्लैंड ब्रिटेन ही है यहाँ पर, तो कहा जाए तो ये सभी कहीं ना कहीं एक समय भारत पर भी आए थे। लेकिन भारत पर शुरुआत से ही दबदबा इंग्लैंड का था। इसी वजह से फ्रांस यहाँ से अपना पूरा ध्यान केंद्रित कहाँ किया? तो वो जो हमारा उत्तरी वियतनाम या दक्षिणी वियतनाम बोलिए, या फिर हम यह कहें कि हिंद चीन वाला जो देश था, वहाँ पर इन्होंने पूरा अपना ध्यान केंद्रित किया। और यही वजह था कि इन क्षेत्रों में फ्रांस का दबदबा बहुत अत्यधिक रहा। लेकिन फ्रांस शुरू से ही इस दिशा में प्रयासरत रहा था। बिल्कुल, तो 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन में पहुंच गए और 1741 ईस्वी के बाद से ही फ्रांस ने अन्नाम में रुचि लेने लगा। जैसे आप ब्रिटेन के व्यापारियों को देखिएगा तो पहले ये व्यापार करने के पर्पज से भारत आए, बाद में इन्होंने यहाँ पर लीज पर जमीन लिया, कोठियाँ ली, और बाद में धीरे धीरे इन्होंने राजनीति में इंटरेस्ट लिया और फिर एक समय ऐसा आया कि पूरे भारत देश पर इनका शासन हो गया। तो 1787 ईस्वी में कोचीन चीन के शासक के साथ उसे संधि का मौका मिल गया, लेकिन अभी तक फ्रांसीसी अपनी ताकत का प्रभुत्व नहीं जमा पाए थे। ठीक है, और 19वीं शताब्दी में, कब? 19वीं शताब्दी में
और 19वीं शताब्दी में ये क्या करते हैं फ्रांस, अन्नाम, कोचीन, चीन में फ्रांसीसी पादरियां बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रही थी। ठीक है, तो 1862 ईस्वी में अन्नाम की सेना पर, कहाँ की सेना पर, अन्नाम की सेना पर बल संधि के लिए बाध्य किया गया और उसके अगले वर्ष कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया गया और 1783 ईस्वी में तोंकीन में भी फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ और इस तरह से 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस की अधीनता में आ गया। सेम वही केस जो ब्रिटेन ने भारत के लिए अपनाया था, उसी चीज को फ्रांस ने किस पर अपनाया, हिंद चीन वाले क्षेत्र पर। ठीक है, तो ये प्रश्न में ज़्यादा लॉजिक है नहीं, आप एक दो बार पढ़ोगे आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न को और हम देख लेते हैं। प्रश्न है, रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज में क्या अंतर है, आपको ये बताना है। तो रासायनिक हथियार हम किसे कहते हैं, रासायनिक हथियार, या यहाँ पर याद रखिएगा रासायनिक हथियार के जगह पे आपसे नापाम पूछा जा सकता है। नापाम एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें या इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करें। तो आप क्या बोलिएगा, नापाम यह एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर क्या करता है, एक ऐसा मिश्रण बनाता है कि जो त्वचा से चिपक जाता है और जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाने पर कहाँ पर प्रयोग किया गया, वियतनाम में प्रयोग किया गया था। याद रखना है, नापाम एक रासायनिक हथियार था। मूल रूप से यह किनके साथ मिलकर, तो गैसोलीन के साथ में यह एक मिलकर ऐसा मिश्रण तैयार करता था कि अगर आपके स्किन पर पड़ जाए तो स्किन आपका हम जलता रहता था। ठीक है, और इसका बड़े स्तर पर प्रयोग कहाँ किया गया था, वियतनाम में किया गया था। चलिए एजेंट ऑरेंज को हम देखते हैं। तो एजेंट ऑरेंज क्या है, तो यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाता था। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम एजेंट ऑरेंज क्यों पड़ा था, क्योंकि ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रामों में रखे जाने के कारण पड़ा। किसका नाम, एजेंट ऑरेंज। तो अमेरिका इनका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों और आबादी दोनों पर जमकर किया था इन्होंने। इस जहर का असर आज भी अगर आप जाओगे वियतनाम, कंबोडिया या लाओस वाले हिस्से में तो वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और क्या मिलेगा कि आज भी वहाँ के बहुत सारे बच्चे जन्मजात ही विकलांग होते हैं। उसका कारण क्या था, एजेंट ऑरेंज था। क्या समझ में आया, एक बार में फिर से दोनों को हम लोग देख लेते हैं। नापाम क्या है, तो नापाम एक प्रकार का क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में किसके साथ मिलता है, गैसोलीन के साथ मिलकर यह एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो किससे चिपक जाता है, त्वचा से चिपक जाता है। और यह बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग कहाँ किया गया था, वियतनाम पर किया गया था। एजेंट ऑरेंज क्या है, तो एजेंट ऑरेंज एक जहर था जिसको बनाया गया था किस लिए, पेड़ों को मूल रूप से समाप्त करने के लिए, पेड़ों की पत्तियों को झुलसाने के लिए। तो जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम एजेंट ऑरेंज इसलिए पड़ा क्योंकि ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रामों में इसको रखा जाता था। तो अमेरिका ने इनका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों पर किया और बड़ी आबादी पर, कहा जाए तो लोगों पर भी किया। और इस जहर का असर आज भी वियतनाम में देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पर भी अधिकांश बच्चे जन्मजात विकलांग होते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगली बार जब हमें फिर से मौका मिलेगा तो मैं आपके लिए वीडियो और लेके आऊँगा। मैं प्रयास करूँगा कि एक वीडियो में कम से कम आपको 8 से 10 प्रश्न का आंसर आपको करवा सकूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।